तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नजर न्यूज वीडियो में। आप लोगों ने अभी तक बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पर एक हिंदू मैन की बहुत सारे मुस्लिम्स ने मिलकर जान ले ली और जिंदा जला दिया गया है। आपने वो न्यूज तो देखी होगी, क्या है क्या नहीं, पूरा न्यूज देखने वाले हैं आज। ठीक है, इस तरह से देखो, ये इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत गंदी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में विद्रोही नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैल रही उस हिंसा तनाव चरम पर है। बांग्लादेश के युवा और प्रभावशाली विद्रोही नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन, आक्रमण, मीडिया हाउसों पर हमले और सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। इस घटना के कारण बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंतित है। ठीक है, ये न्यूज थी। ठीक है, तो इस तरह से हम हो रहे हैं सब कुछ चारों तरफ। ये देख सकते हो कितने सारे लोग हैं। तो उसको जो उस्मान हादी था, उसकी मौत कैसे हुई? जैसे कि वो कहीं गाड़ी में जा रहा था कहीं पर, और पीछे से दो बाइक सवार लोग आए और उसकी खोपड़ी में क्या किया, सिर पे गोली चलाकर चले गए। ठीक है, तो ये न्यूज थी। देखते हैं क्या है आगे। हाल ही में हादी पर ढाका में अज्ञात हमलावर, कोई पता नहीं किसने गोली चलाकर उसकी हत्या की है, लेकिन बांग्लादेशियों को ऐसा लग रहा है कि वो हत्या भारतीयों ने कराई है। भारत जो हत्यारे, जो वो बाइक सवार थे, वो इंडियंस थे, ऐसा लग रहा है उनको। तो इस वजह से इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर। ठीक है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन 18 दिसंबर 2025 में उनको उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे बांग्लादेश में भावनात्मक और राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया है। क्योंकि वे अगले साल फिर 2026 में आम चुनाव में भी उम्मीदवार थे। ठीक है, इस तरह से आंदोलन हो रहे। हिंसा और तनाव के मुख्य घटनाक्रम क्या है? पहले सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन। हादी की मौत की खबर मिलते ही ढाका और अन्य शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारी सत्ताधारियों और कानून व्यवस्था की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ये थी। और इसके अंदर मीडिया हाउसों पर हमले, जैसे कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के दो सबसे बड़े समाचार पत्रों प्रोथोम ओलो आउलो प्रोथम ओलो और डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी। यह हमला पत्रकारों पर सीधा हमला माना जा रहा है। इनके दफ्तरों की प्रिंटिंग प्रेस तक राख हो चुकी है और कई पत्रकार धुएं में फंसे रहे जिन्हें बचाया गया। अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। राजधानी ढाका के अलावा प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों पर भी तोड़फोड़ की और वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साथ ही इस्लामिक या विद्रोही समूहों के समर्थन वाले नारे भी लगाए गए, जिससे राजनीतिक टकराव और बढ़ गया। भारतीय प्रतिष्ठानों पर भी हमले, जैसे हिंसा के बीच भारतीय सहायक उच्चायोग, जैसे असिस्टेंट हाई कमीशन मिशन के भवन पर पत्थरबाजी की खबर आई है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की भावना बढ़ी है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है वहां पे? जो कानून व्यवस्था है वो क्या कर रही है? बांग्लादेश के इंटर अंतरिम सरकार ने भारत की अंतरिम सरकार ने अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। प्रमुख नेता मोहम्मद यूनुस ने लोगों से हिंसा न फैलाने और शांतिपूर्वक रहकर कानून सम्मान करने की अपील की है। हिंसा के पीछे के कारण और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश में 2024 की जुलाई क्रांति के बाद देश की राजनीति बहुत संवेदनशील हो गई है थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को ढहाकर सत्ता परिवर्तन हुआ, जिससे जिससे राजनीतिक कट्टरता काफी बढ़ गई। इस पृष्ठभूमि में हादी की भूमिका एक मजबूत विरोधी नेता की रही है। उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं, जबकि विरोधी पक्ष उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। सामाजिक और धार्मिक तनाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हिंसा के दौरान बांग्लादेश में कुछ सांप्रदायिक झड़पों की भी खबरें मिली है, जिनमें एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या और शव जलाने की घटना सामने आई है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव की आशंका बढ़ गई है। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राजनीतिक विद्रोह और असंतोष धीरे धीरे सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? मानवाधिकार समूहों की आलोचना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई
है और कहा है कि स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। संयुक्त राष्ट्र की चिंता की संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य वैश्विक निकाय भी बांग्लादेश की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण संवाद की बात कह रहे हैं। आने वाले चुनावों पर प्रभाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव की योजना है, जिसमें 300 विधायकों का चयन होना है। आदि उसकी हत्या और उसके बाद जो बंदे की हत्या हुई है उसके बाद में जो फैल रहा है, ये हिंसा फैल रही है, देश में चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। हिंसा ने राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर दिया है और मतदाताओं में डर और असमंजस फैला है, जिससे आगे की राजनीतिक चुनौतियां भी और गंभीर हो सकती है। बांग्लादेश में विद्रोह नेता शरीफ उस्मान सादी की मौत के बाद फैली हिंसा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रही, बल्कि यह व्यापक राजनीतिक सामाजिक और वैचारिक संघर्ष में बदल चुकी है। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अगले कुछ महीनों में बांग्लादेश की स्थिति तय करते हुए राजनीतिक दिशा पर गहरा प्रभाव डालेगी। और क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां विद्रोही युवा नेता की मौत के बाद देश हिंसा की आग में झुलस रहा है। ठीक है। सड़कों पर प्रदर्शन, मीडिया दफ्तर में आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और बढ़ता राजनीतिक तनाव बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। देश के कई शहरों में हालात बेकाबू है, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहरी चिंता जता रहा है। इसी के साथ आज की बुलेटिन में जानेंगे आज अपन क्या क्या और डिटेल में क्या जानेंगे। मैं आपको बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पूरी कहानी क्या है, विद्रोही नेता कौन थे और क्यों उनकी मौत ने आग भड़का दी, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या बड़ी राजनीतिक तूफान की शुरुआत, भारत और पड़ोसी देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और लेकिन ये सबसे पहला बांग्लादेश की जमीनी स्थिति क्या है। बांग्लादेश में विद्रोही नेता की मौत हिंसा का विस्फोट है। उस बंदे की मौत होने के बाद में ही ये सब आंदोलन ज्यादा उग्र हो गए। बांग्लादेश इस समय जिस हालात से गुजर रहा है, वह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक असंतोष, सामाजिक विभाजन और सत्ता संघर्ष का खतरनाक मिश्रण बन चुका है। बीते दिनों युवा विद्रोही नेता शरीफ उस्मान आदि की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में एक हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। ढाका, चटगांव, राजशाही, सिलहट और मयमनसिंह जैसे शहरों में हालत हालात तेजी से बिगड़े। हत्या या साजिश थी उस बंदे की, मैं बता देता हूँ मैं आपको। हादी पर कुछ हफ्ते पहले ढाका में जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें गंभीर हालात में इलाज के लिए विदेश ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बची। अब सवाल उठता है, क्या यह सुनियोजित हत्या थी, क्या इसके पीछे सत्ता संघर्ष है या फिर चरमपंथी और अराजक तत्वों की करतूत है। सड़कों पर मंजरों क्या है, मैं हाथी की मौत के बाद हालात अचानक विस्फोटक हो गए। ढाका की सड़क पर टायर जलाए गए, बैरिकेड तोड़े गए, सार्वजनिक बसों में आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार असहमति की आवाज को कुचल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों को कई जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। मीडिया पर हमला, लोकतंत्र, मैंने आपको बता दिया किस तरह से मीडिया संस्थानों पर हमला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर क्या बात हो रही है। बांग्लादेश में हालात हालात पर दुनिया की नजर है। संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और पड़ोसी देशों ने हिंसा पर चिंता जताई, नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया और राजनीतिक संवाद की अपील। दक्षिण एशिया एशिया पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की अस्थिरता पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। भारत पर असर क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हम भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार, व्यापारिक सहयोगी और क्षेत्रीय स्थिरता का अहम हिस्सा है। हिंसा के बीच भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्रों पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात लंबे समय तक बिगड़े रहे तो इसका असर व्यापार, सीमा और सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ सकता है। विश्लेषण और यह संकट क्यों खतरनाक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह संकट सिर्फ एक नेता की मौत का परिणाम नहीं है, इसके पीछे लंबे समय से सुलगता असंतोष, बेरोजगारी, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थाओं
पर कमजोर भरोसा है। जब युवा वर्ग को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो सभा सड़कों पर उतरता है। और जब उस आंदोलन का नाम नेता उस आंदोलन का नेता मारा जाता है, तो गुस्सा अहिंसा में बदल जाता है। आगे क्या, मैं आपको ये बताऊं आगे क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा? इसके लिए जरूरी है पारदर्शी जांच, राजनीतिक संवाद, मीडिया की स्वतंत्रता और जनता का भरोसा बहाल करना। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह संकट और गहरा सकता है। कैमरा अब ढाका, और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हो रहा है वहां पर। जहां कुछ दिन पहले सामान्य जीवन चल रहा था, आज वही सड़कें धुएं से भरी है, जले हुए टायर भी अट्टी हैं। और हर कोने पर खड़े सुरक्षा बल हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ राजनीतिक ढाका की नहीं, चटगांव, नारायणगंज, मयमन मयमन सिंह, खुलना और सिलहट, हर जगह गुस्से और डर का माहौल है। स्थानीय लोग कहते हैं हर सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन जिन नहीं जानते शाम को लौटेंगे या नहीं। मौत की खबरें और गुस्से का सैलाब क्या है। जैसे ही विद्रोही नेता शरीफ उस्मान की हादी की मौत की पुष्टि हुई, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर आग आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन, बाजारों में दुकानें बंद और सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई। हादी अमर रहे, हादी अमर, हत्यारों को सजा दो। यह सिर्फ हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। ये नारे सिर्फ आवाज नहीं, ये आक्रोश का प्रतीक है। हिंसा की पूरी टाइमलाइन क्या है? पहला दिन क्या है? शाम 6 बजे हादी की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई। रात 8 बजे ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन। रात 10 बजे पुलिस से झड़प और आंसू गैस। और दूसरा दिन क्या हुआ? सुबह सार्वजनिक परिवहन ठप, और दोपहर मीडिया दफ्तरों पर हमला, शाम कई जिलों में इंटरनेट धीमा। ठीक है। तीसरा दिन क्या है? सांप्रदायिक घटनाओं की खबर आई। एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शुरू हुई है। ये ठीक है। और तीनों 3 दिनों में हालत पूरी तरह बेकाबू हो गए। पत्रकारों की जुबानी क्या है? एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, हाँ, हमने युद्ध कवर किया है, तख्ता पलट देखा है, लेकिन ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। जब मीडिया दफ्तरों पर आगजनी हुई, यह स्पष्ट हो गया कि हिंसा अब सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस आवाज के खिलाफ वो है जो सवाल पूछती है। कुछ पत्रकारों को छिपकर अपने घरों पर लौटना पड़ा। कुछ ने कैमरा छोड़ दिए, लेकिन सवाल नहीं छोड़े। युवाओं का गुस्सा क्या क्यों? का गुस्सा क्यों? बांग्लादेश की आबादी का बड़ा हिस्सा ही युवा है, लेकिन यही वर्ग बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अनदेखी की से सबसे ज्यादा परेशान है। शरीफ उस्मान हादी इन युवाओं की उम्मीद बन चुके थे। उनकी मौत ने युवाओं को यह संदेश दिया कि अगर तुम सवाल करोगे, तो अंजाम यही होगा। यही गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। कानून व्यवस्था बनाम जनता क्या कर रही है, मैं आपको ये बताऊं। जनता के बीच सुरक्षा बलों का कहना है कि हम शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है बल प्रयोग से हमारी आवाज दबाई जा रही है। लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंद, इन सब ने हालात को और भड़का दिया है। विशेषज्ञ कहते हैं, जब कानून व्यवस्था और जनता आमने सामने आ जाए, तो जीत किसी की नहीं होती। ये देखो किस तरह से लोग जलाए भाई। गंवार ही है भाई, गधे हैं बिल्कुल भाई, क्या कर सकते हैं भाई। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे भाई। सांप्रदायिक पहलू, खतरे की घंटी है। कुछ इलाकों में हिंसा ने धार्मिक रंग भी ले लिया। एक समुदाय विशेष के घरों और दुकानों को निशाना बनाए जाने की खबर आई। एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह वही मोड़ है जहां राजनीतिक संकट सामाजिक विस्फोट में बदल सकता है। इतिहास गवाह है, जब राजनीति और धर्म मिलते हैं, तो नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? दलों की भूमिका क्या है? सत्ताधारी पक्ष, सरकार कह रही है हिंसा के पीछे अराजक और चरमपंथी ताकतें हैं। विपक्ष का आरोप है यह सरकार की विफलता है जिसने हालात बिगाड़े। तो ये थी आज की न्यूज़। इसका निष्कर्ष बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है।
बांग्लादेश आज जिस दौर से गुजर रहा है वह उसके इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बन सकता है। यह तय करेगा क्या कि देश हिंसा के रास्ते जाएगा या संवाद के। शांति आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। लोकतंत्र शोर नहीं भरोसे से चलता है, और भरोसा सिर्फ सच्चाई, न्याय और संवेदनशीलता से बनता है। तो ये थी इस इसी के साथ आज हम विशेष रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देख सकते हो भाई किस तरह से लोग कर रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये आप जानते हो, ये हसीना जी हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री थी जिनको भगा दिया इन्होंने देश से। और ये बात मानी जा रही है कि ये अभी भी भारत में ही है। और ये इस तरह से पानी से भी, फुहारों से इनको भगाया जा रहा है उठा उठा के। और इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे, सेव अस। कौन बचाएगा भैया? तुम ही तो पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाओ वो कर रहे हो। ये देखो भाई, ये मुर्गा, ये वैसे क्या मुर्गा, ए मुर्गे, ए डट। चलो भाई, मिलते हैं, ठीक है।